मैं कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर अटेंड किया ही नहीं था और जब 3 घंटे का देखा तो लगा कौन ही करेगा इसे। No study, no confusion, more study, more नो प्रॉब्लम। मम्मी पढ़ा रहे थे सब ऐसे ऐसे जान का टारगेट था कि रैंक 1 लाऊंगा Okay. बट हुआ नहीं। तो टीचर वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं। Hello everybody, welcome to the first episode of Paramas. As we have promised, we will be bringing some legit successful stories where a Herculean level of discipline and a lot of success and patience, calm. Up to you, Swapnil. Hi everyone, welcome to the episode 1 of Paramas. And today here I am to represent Astitwa, the Women Empowerment Club of CSC. And today we have an incredible woman in our CSC department who has secured GATE All India rank 2855. And with him we also have Ajit sir who has secured GATE All India rank 264. So have a warm welcome of them. सो हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, मेरा नाम अजीत है और मैं 2025 बैच का पास आउट हूँ। तो आप सबकी तरह मेरी भी कहानी 12th के बाद एडमिशन से स्टार्ट होती है। बीटेक में जब हम एडमिशन लेते हैं तो सबका सपना होता है, क्योंकि हम मूवीज़ में देख के आए होते हैं कि कॉलेज जाएंगे, वहाँ की लाइफ एंजॉय करेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बट आने के बाद पता चलता है कि सब कुछ अलग है, पूरा प्लॉट ट्विस्ट चेंज हो जाता है। सब कुछ जितना हम सोच के आ रहते हैं वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो पाती हैं। तो वही हुआ हमारे साथ भी। हम जब यहाँ पे आए तो वो मूवीज़ वाली कॉलेज लाइफ यहाँ पे नहीं मिली थी, किसी को नहीं मिलती है। वो बहुत रेयर होते हैं जो IIT या NIT में चले जाते हैं, वो आ जाते होंगे शायद, बट हमें वैसा मूवीज़ वाली लाइफ स्टाइल नहीं मिली। तो अब यहाँ पे स्ट्रगल शुरू होता है कि प्लेसमेंट कैसे लेना है, क्योंकि बीटेक करने आए क्यों है, पैसे के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कि ड्रीम जॉब मिल जाए। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर से जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे वही कोरोना का सीन चल रहा था, तो लॉकडाउन लग जाता है कुछ समय बाद, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट हाँ, मैं था 2021 बैच में एडमिशन मेरा था, तो उतना लंबा लॉकडाउन नहीं फेस किया। मुश्किल से करीब 10-15 दिन का था जो जनवरी में लगा था। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू हो गया था सेशन। तो फिर फर्स्ट ईयर में जैसे सभी बच्चे ऐसे भटकते रहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, कोई आइडिया नहीं रहता है। तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, इस स्ट्रगल में, इस कॉन्फ्लिक्ट में कि क्या करूँ, फुल स्टैक करूँ या फिर ऐप डेवलपमेंट करूँ, कुछ नहीं आइडिया था। और मैं डर रहा था कि अगर मैं फुल स्टैक में चला गया और बाद में पता चले कि ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़िया था तो रिग्रेट होगा। तो इसलिए मैं कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाया। बट हाँ, मैंने सबको देख करके एक चीज़ कर लिया था कि सब कर रहे हैं तो लॉ फुल स्टैक मैं भी कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज था जिससे मुझे थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट में हेल्प हो गई थी, बट बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था कि मैंने कुछ मास्टर कर लिया हो कोई स्किल। तो होता क्या है, जैसे सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जब हम इंटर करने वाले होते हैं उस टाइम पे आता है गेट का फॉर्म, जो हर बीटेक वाला बच्चा चाहता है कि दे लें, और जिनको पता होता है वो तो बिल्कुल अप्लाई करते हैं। बट हमें ऐसा कुछ नहीं पता था, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत रहता था कि हाँ गेट देना है, गेट देना है, नाम सुना था। तो मैंने भी अपने फ्रेंड के साथ अप्लाई कर दिया था कि गेट देकर आते हैं, बट तैयारी कुछ नहीं थी। एक सोचा भी तैयारी करूँ तो एक बैच लिया था मैंने, बट वहाँ पे जब मैंने 3 घंटे का लेक्चर देखा मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर अटेंड किया ही नहीं था और जब 3 घंटे का देखा तो लगा कौन ही करेगा इसे, किसी के बस का नहीं करना। फिर मैं छोड़ दिया, तैयारी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे वो माइंडसेट नहीं था तैयारी वाली। डर लग रहा था कि 3 घंटे कौन करेगा, एक लेक्चर 3 घंटे का था तो बाकी लेक्चर कैसे मैनेज हो पाएंगे कॉलेज के साथ। तो फिर मैंने छोड़ दी तैयारी और आ गया ऐसे फरवरी का टाइम। फिर मैं भी गया, गेट देकर आया। गेट देने के टाइम में एकदम चिल था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि प्रिपरेशन कुछ नहीं था, ऐसे गया। और Basically, no preparation, no हाँ। confusion. Don't study, no confusion, more study, more नो confusion. प्रॉब्लम। More तो वही confusion. वही था कि नो स्टडी नो प्रॉब्लम, कोई स्टडी कोई स्ट्रेस नहीं था। आराम से बैठा 3 घंटे, चिल होकर के पेपर दिया, फिर मैं वापस आ गया। और जब रिजल्ट का टाइम आया तो रैंक प्रेडिक्टर आ जाता है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि रैंक प्रेडिक्टर आ गया, चेक कर लो।
मैं कहा क्या ही चेक करूंगा, क्या ही आ रहा होगा मेरा, बस ऐसे लेकर आया था। तो मैं फोन दे दिया कि लो तुम चेक कर लो, मुझे नहीं आता करने। तो उन्होंने चेक किया, तो उस टाइम पे मेरे 34 मार्क्स दिखा रहे थे। और उस टाइम तक मेरे बैच के सभी बच्चे चेक कर लिए थे, किसी का नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा क्या पता गलत होगा प्रेडिक्टर, क्योंकि हो सकता है ना कि मिस्टेक हो जाता है उसमें। तो वेट किया मैं ऐसे रिजल्ट तक का। रिजल्ट आया, मेरे 31.34 समथिंग मार्क्स थे, क्वालिफाइड था। और मेरे बैच से किसी का नहीं था, कुछ बच्चे प्रिपेयर भी किए थे बट नहीं हुआ था। फिर भी उस टाइम तक मुझे गेट का कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं पता था कि उसका आगे यूज क्या हो सकता है। मुझे बस इतना पता था क्वालिफाई कर लिया हूँ। थोड़ा सा ये था कि मैं बस में अकेला क्वालिफाई किया हूँ। मैं ऐसे बैठा था आगे कॉलेज में, टीचर से मतलब टीचर के केबिन में बैठा था। तो उस टाइम में बात हो रही थी, तो अंदर से सोच रहा था बता दूँ, फिर जब बताऊँगा कहेंगे कि मतलब अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। फिर सोचा नहीं बताऊँ, ऐसे करते करते हाँ, तो मैं बता दिया कि सर मेरा क्वालिफाई हो रहा है। फिर पूछे कितना मार्क्स आ रहा है, फिर मैं दिखाया उनको रिजल्ट। फिर वो टीचर मुझे लगे बताने कि अगर तुम प्रिपेयर करके देते हो तो गेट से बहुत ज़्यादा रास्ते ओपन हो जाते हैं एक बीटेक के बच्चे के लिए। तो मुझे उतना आइडिया था नहीं, तो फिर वो 1 घंटे तक बैठ करके मुझे समझाए कि बीटेक से अगर गेट देकर जाते हैं तो पीएसयूज में जॉब मिल सकती है, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक के लिए हम आईआईटी से भी एमटेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि 12th में तो सपना था आईआईटी जाने का, और ये भी था कि गवर्नमेंट जॉब का रहता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो इसरो में साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा सपना रहता है सही बच्चों का। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ें थोड़ी सी चली, क्यूरियोसिटी आया दिमाग में। फिर मैं रूम पर जा करके शाम को वीडियो सर्च किया गेट से रिलेटेड कि क्या हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि हाँ सीएस से भी गेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद फिर मैं डिसीजन लिया, मार्च में रिजल्ट आता है, मार्च में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे गेट ही करना है, कि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। बाकी बच्चे स्किल में लगे थे, काफ़ी आगे भी चले गए थे मुझसे, तो मैं उनके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा था स्किल में। तो मैंने स्किल का रास्ता पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बस की नहीं लग रही थी उस टाइम पे। फिर मेरा एक ही टारगेट था गेट, कि मुझे गेट देना है और 70 नंबर लाने हैं। और 70 नंबर का सीन ये था कि उस टाइम पे सर ने बताया था कि 70 नंबर पे हर आईआईटी में मिल जाता है, सीट मिल जाएगी, और लगभग लगभग सारे पीएसयू ले लेते हैं। क्योंकि ये बात सही थी, उस टाइम के कट ऑफ तक ये काफ़ी हाई बेंचमार्क था 2024 में, कि 70 नंबर पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। बट धीरे धीरे जब समय बदला 2025 में काफ़ी फ्लक्चुएशन आया कट ऑफ में, तो मैंने 70 नंबर का टारगेट रखा था, मेरे 69 मार्क्स आए थे। वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अगर हम कोई टारगेट रखते हैं, जितना टारगेट रखें वहाँ से तो हम काफ़ी इजीली पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था, तो तैयारी के ड्यूरेशन में जो फ्रेम होता है, वहाँ पे मैं तैयारी करते करते चीज़ें आसानी से चलती जा रही थी। और तैयारी में भी जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं गेट बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैंने इस चीज़ को कभी बिलीव नहीं किया कि गेट डिफिकल्ट है। मैं जो जिस सब्जेक्ट को टीचर्स या फिर सीनियर कहते थे कि ये डिफिकल्ट होगा, मैं उसी को पहले उठाया कि मैं पहले इसी को सॉल्व करूँगा, इसी को पढ़ूंगा। तो उस टाइम पे सीएन काफ़ी था कि हमारे कॉलेज में सीएन कठिन है, लेंदी है, कोई कर नहीं पाता है, बीच में सब छोड़ के चले जाते हैं। मैंने सबसे पहले सीएन उठाया था और उसको पूरा खत्म कर दिया 2 महीने लगे, साथ में सी और डीएस भी खत्म हो गया था। ऐसे करते करते अक्टूबर तक अंदर से फीलिंग आ गई थी कि अब 70 नंबर आ जाएगा। फिर एक होता है ना कि रिलैक्स हो जाता है माइंड, जब फीलिंग आ जाती है तो फिर अंदर से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। अक्टूबर से थोड़ी सी वही ढीलेपन में या फिर लापरवाही जिसे कहें, उसमें तैयारी चली। और रिजल्ट जब आया तो 69 मार्क्स आ रहे थे, मेरे रॉ मार्क्स थे। और फिर उसके बाद जो मेरा शिफ्ट था वहाँ नंबर कटने थे, मेरे शिफ्ट में नॉर्मलाइज होकर नंबर कट रहे थे, तो नॉर्मलाइज होकर 69 से 64 पर आ गया। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वही चीज़ चली कि हम जो टारगेट बनाते हैं वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, भले कोई कुछ भी कहे, अगर हम उनकी बातों को ना सुने हम काफ़ी आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ये भी था कि 708 स्कोर था, तो उस टाइम पे मैं कट ऑफ वगैरह चेक किया, तो थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस में था क्योंकि सीट मिल जाएगी, क्योंकि मैं 708 जो था वो काफ़ी कॉलेजेस के कट ऑफ से 40-50 ऊपर था स्कोर। मुझे लग रहा था कि सीट मिल जाएगी। मैं ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई नहीं किया, कुछ ही कॉलेज में अप्लाई किए, 7-8 में किए, तो लगा कि मिल जाएगा। बट हुआ यहाँ पे उल्टा, इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया। कई कॉलेज में तो 100 गेट स्कोर का वेरिएशन आया था।
तो वहाँ पे सीट मुझे नहीं मिली और थोड़ी सी मेरी भी गलती थी, एक्सपीरियंस की वजह से आईआईटी नहीं जा पाया। और आईआईटी में भी कुछ यही हुआ था, मैं प्रिपेयर था नहीं और अप्लाई कर दिया। तो वहाँ पे हुआ यही कि मुझे जब उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो इसीलिए गलती हो गई कि तो यहाँ भी गलती हुई। फिर एक था कि जब मैंने इतनी मेहनत कर ही ली थी तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था अंदर से कि मैं किसी लोअर कॉलेज में जाके सेटल हो जाऊँ। जब मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, फिर मैंने एक रिस्क लिया क्योंकि जुलाई आ गया था हमारा कॉलेज खत्म होते होते। फिर मैंने कहा 5-6 महीने बचे हैं, रिस्क ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब एक बार आया तो दोबारा आ जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन शुरू की अगस्त टाइम जैसे 5 महीना करीब बचता है, तो उस टाइम पे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट इस बार थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि सब चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो काफ़ी बोरिंग लग रहा था, नींद बहुत आती थी और ऊपर से ये फ़ोन का दिक्कत और है जो डिस्ट्रैक्शन है, रील्स हो गए, फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता था। मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि मैं नोटबुक से पढ़ ही नहीं पाता था। अगर मैं खोल के बैठ जाऊँ नोटबुक यहाँ से पढ़ना है तो 10 से 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद नींद आने लगती थी। और अगर आधी घंटे 40 मिनट खोल दिया तो फिर पक्का सोना है, सो जाता था मैं कॉपी के ऊपर ही। तो कॉपी से मैं नहीं पढ़ पाता था, ये दिक्कत होती थी। वीडियो लेक्चर से ही करना पड़ता था। तो करते करते ये एग्ज़ाम मैंने दिया। इस बार का टारगेट था कि रैंक 1 लाऊंगा, बट हुआ नहीं। तो ट्राई किया था बट वहाँ पे जाने के बाद मैं 95 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करके आया था। मुझे लग रहा था अब तो टॉप 10 में तो 50 है, क्योंकि मैं 5 नंबर छोड़ा था तो सोचा रैंक 1 नहीं तो कम से कम टॉप 10 में आ जाऊँगा। बट वहाँ पे गलती यही हुई ना कि 3 घंटे कंटिन्यू अगर हम फोकस से रहें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, बट 3 घंटे वो फोकस मेंटेन करना आम बात नहीं है, डिफिकल्ट है। और ऊपर से जब ये रील्स और इन चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्टेड दिमाग पहले से ही हो तो काफ़ी इजीली दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चीज़ें छूट जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाता है। तो वहीं पे मेरे साथ भी यही हुआ, करीब करीब 20 नंबर के सिली मिस्टेक कर दिए मैंने। 95 में से मेरे 72 मार्क्स आ रहे थे, रॉ मार्क्स। तो फिर उसमें भी नॉर्मलाइज होकर एक बार वही हुआ, मेरे ही शिफ्ट में नंबर कटने थे, कट के फिर 70 मार्क्स हो गए। तो ऐसे फिर मेरा 264 रैंक आया। तो यहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी हैं अपने बीटेक लाइफ से कि जो हम टारगेट सेट करते हैं वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद होगा कि जब हम छोटे बच्चे रहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें ABCD सिखाया जाता है, टेबल सिखाया जाता है, 2 से 20 तक खासकर याद कराया जाता है। तो उस टाइम पे ये कहने वाला कोई नहीं होता कि मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक ही टेबल को हम 10-10 बार पढ़ते हैं, फिर भी नहीं याद आता, भूल जाते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि करना ही करना, नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी या फिर कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो हम कर ले जाते हैं चीज़ों को। क्योंकि बच्चे के दिमाग के हिसाब से वो ABCD भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, 2 का टेबल भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। Basically, we have to shape our minds हाँ। in a certain way. एक हमें माइंडसेट अपनी बदलनी होगी। तो बचपन में कोई नहीं रहता ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं रहता है, ऑप्शन ही नहीं होता है। स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा सब हाँ, कुछ। करना ही हाँ, होता ये है। थॉट निकालना ही पड़ेगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, बेसिकली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, करना हाँ। ही करना है। तो वो वाला माइंडसेट लेके चलेंगे तो काफ़ी इजीली हम पा हाँ, सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। whatever. तो ये अगर हम रखते हैं तो गेट जैसा एग्ज़ाम भी काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि गेट के लिए एक्चुअली गेट डिफिकल्ट नहीं है। गेट के लिए जो 10 महीने का या फिर 12 महीने का ड्यूरेशन होता है, इस टाइम फ्रेम तक खुद को एक माइंडसेट के साथ रख के डिसिप्लिन के साथ पढ़ना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम अपना डिसिप्लिन खो चुके हैं, किसी के पास प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम खुद से पूछें तो कोई डिसिप्लिन के साथ नहीं जी रहा है, सब ऐसे ही जी रहे हैं, कैजुअली हम रह रहे Gen हैं। Zs के साथ तो बेसिकली टन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आ ही रहे हैं। हम्म, So we have to basically shape our minds in a way that we can achieve success. Basically, everything needs to be start from scratch. So now coming to ma'am. So ma'am, please describe your journey. सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Oh, thank you. It was our basically. It's not yours. It's definitely yours. मेरे लिए भी काफी बड़ी चीज है क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, लोगों को पता चलेगी वो चीज, तो मेरे लिए भी है चीज। मेरी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो क्लास 7 से होती है। Okay. क्योंकि मैं क्लास 7 तक
कुछ नहीं था, बस बैग लेके जाती थी, वापस आती थी। और मेरे मार्कशीट में तो रेड मार्क्स तो रहते ही थे कि ग्रेस मार्क्स से पास हो गई है। इसके लिए तो मैं बहुत पिटाई खाती हूँ। एक बार तो मम्मी ने रात में घर से बाहर ही निकाल लिया था, जाओ बाहर रहो, जब पढ़ना नहीं, क्योंकि मैं ड्राइंग में फेल हो गई थी, इस वजह से मुझे निकाला गया था। फिर वहाँ पे थोड़ा सा जब क्लास 8th में आई तो ये सोची कि अब तो 8th के बाद 9th में जाऊंगी, फिर 10th, वहाँ तो और भी टफ होगा, कैसे करूँगी। फिर वहीं से मैंने धीरे धीरे अपना वो स्टार्ट किया, सीरियस होना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं पढ़ती भी नहीं थी। हाँ, जो basically होमवर्क वही। मिलता था बस वो कर लिया, हो गया, बस भाग जाती थी study खेलने। more confusing, more study more confusing वाला हाँ। scenario। फिर उसके बाद जब मेरे क्लास 8th में अच्छे मार्क्स आए तो टीचर भी हैरान हो गई थी। अरे एक टीचर ने तो बोला भी था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि अंधेरे से उजाला कैसे हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर ये हुआ कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, कहीं कोई चीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। फिर ऐसे करते करते ठीक चला। 10th में भी मैं अपनी क्लास में 2nd पोजीशन पे थी। फिर 12th में अपने क्लास में 1st पोजीशन पे आई। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा अंदर से हुआ कि हाँ, कर सकते हैं। फिर मेरी दीदी का उसी टाइम में डिप्लोमा में एडमिशन हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं पता था, ना जेई के बारे में ना डिप्लोमा, कुछ नहीं। फिर यही दिमाग में था कि जहाँ दीदी जाएंगी बस मुझे भी वहीं जाना है, वहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, दीदी के फुटस्टेप्स हाँ, follow वहीं तक जाना है। फिर घर वालों ने ये डिसाइड किया कि अच्छा डिप्लोमा कर लो, तो फिर वो ये वाली किस ब्रांच से, तो लोगों ने बोला कि सिविल से। मुझे ये भी नहीं पता था कि सिविल क्या होता है। ओके। फिर मैं जब वहाँ पे गई तो मेरा सिविल में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगने लगी, क्योंकि सिविल में क्या होता है कि सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं। हाँ हाँ, it's more of a visual। हाँ, सारी चीज़ें थी। फिर वहाँ पे ये मेरे दिमाग में था कि मुझे अब जेई करना है, क्योंकि वहाँ पे जूनियर हाँ जूनियर इंजीनियर सिविल से, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर थे वो भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे। वो लोग बताते थे कि अगर जूनियर इंजीनियर बन गए तो फिर एक आध पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा तुम्हें, लैविश। हाँ, एक कार मिलेगी, वो तुम्हें लेके आएगा ले जाएगा, मतलब तो वो वाली जो लाइफ है वो अज्यूम करके बस हाँ मुझे भी जेई बनना है, एकदम मन में ठान लिया था कि हाँ मुझे जेई बनना ही है। फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयारी की मैंने। टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे भी मेरा मतलब अपने क्लास में ही ऑनर डिग्री से मैं सिर्फ 62 बच्चे थे, सिर्फ मुझे ऑनर डिग्री मिली थी सिविल से। फिर घर वालों को बताया कि मुझे जेई बनना है, तो पापा बोले कि नहीं तुम्हें बीटेक करना, तो मैं बोले ठीक है बीटेक कर लेना, सिविल से अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं उसके साथ जेई की भी तैयारी कर लूँगी। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं तुम्हें बीटेक सीएस से करना है। तो हम बोले मुझे सीएस का कुछ नहीं पता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की डिप्लोमा वो सीएस से की थी, तो वो जब वो पढ़ती थी कोडिंग वगैरह तो मतलब मैं एकदम भागना चाहती थी उससे, ये क्या पढ़ रही हो, फॉर लूप ये सब, मतलब नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि वो क्या पढ़ रही है। फिर जब पापा बोले कि तुम्हें सीएस से बीटेक करना है, तो मैं अरे अब तो वही आ गया, अब मैं क्या करूंगी, वो भी सेकेंड ईयर से सीधे, क्योंकि डिप्लोमा वाले का एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है, और सेकेंड ईयर से पूरे कोर्स सब्जेक्ट कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, 1 महीने का उसमें मैंने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि कोर्स पूरा चेंज हो गया था, कुछ सब्जेक्ट्स नए ऐड हुए थे। फिर 1 महीने तैयारी किया, फिर एग्ज़ाम दिया, निकला। मैंने इस कॉलेज का नाम अपने में नहीं डाला था, मतलब जो काउंसलिंग हुई थी, लेकिन एंड में मेरे जीजू इस कॉलेज को सबसे टॉप पे रखे थे। इस कॉलेज को इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि ये कॉलेज, लेकिन हाँ जब मैं डिप्लोमा में थी तो बार बार मतलब अगर ऐसे कोई भी चीज़ें होती थी बुरी तो मेरे मुंह से ये निकलता था कि राम जी मुझे अयोध्या बुला लीजिए। So Ayodhya was basically। मतलब हमेशा मेरे मुंह से ये निकल जाता था कि राम जी मुझे अयोध्या बुला लीजिए। फिर जब मैंने काउंसलिंग हुई मेरी, फिर जब देखा कि राम मनोहर लोहिया अयोध्या,
अरे भगवान मुझे अयोध्या क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे अयोध्या? क्योंकि इस कॉलेज के बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च जहाँ किया था। तक ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन हाँ, वाला टाइमिंग उस टाइम में स्टार्ट हुआ था, एयरपोर्ट वगैरह बन रहे थे। हाँ, तो एकदम तो कि मैं आ रहा हूँ, तुम भी आओ, चलो। फिर मैं यहाँ पे आई शायद नवंबर में, हाँ 22 नवंबर को मैं यहाँ पे, मेरा क्लास में पहला दिन था। मेरे दिमाग में यही था सीएस के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते होंगे, मैं क्या करूँगी अगर मेरे से किसी ने कुछ पूछ लिया या लोग मेरे से रैगिंग ले लिए तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। फिर मैं आई क्लास में, मतलब ऐसे डरते डरते, एक पता नहीं किसी और ब्रांच की लड़की थी, उससे मैंने पूछा कि सीएस का क्लासरूम कौन सा, तो वो मुझे बताया उसमें 2 लड़कियां बैठी थी, वो सिस्टम लेके बैठी थी, हम मुझे मतलब अब देख के और मुझे वो लगा। फिर मैं उनके पास गई, बैठी, पूछी, फिर तो लोग बोली कि हाँ मेरा सीएस ब्रांच है। तो फिर मैं बोली कि आप लोग अपना नोट्स मुझे दिखा दें, क्योंकि क्लासेस पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं नवंबर में आई थी, वो लोग जब मुझे नोट्स दिए तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर था, तो लिखी हुई थी प्रॉपर तरीके से लिस्ट वगैरह। तो फिर मैं सोची हो जाएगा, ये क्या है सब। फिर उसके बाद पहली क्लास सोबित सर की थी, फिर सोबित सर आए, फिर सबसे इंट्रोड्यूस कराया, बहुत सारे बच्चे थे क्लास में, सबसे इंट्रोड्यूस कराया, पढ़ाया, सब ऐसे जाना था ऊपर से क्या क्या पढ़ा है। फिर दूसरी क्लास, अच्छा पहली क्लास तो खत्म हुई, दूसरी क्लास से स्टार्ट हुई साइबर सिक्योरिटी। और उस टाइम कौन से टीचर थे, शायद कोई टीचर थे, मतलब वो अभी इस टाइम नहीं है, वी विल मेंशन दैट ऑन स्क्रीन जब याद आ जाएगा किसी। तो वो मतलब वो उनका काफी खौफ था बच्चों के अंदर, मतलब बहुत डरा के रखते थे। राजीव से हाँ, तो राजीव सर थे, मतलब सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे। उनकी क्लास थी दूसरी, वो भी पढ़ा रहे थे, सब ऐसे ऐसे जान। फिर मैं उस टाइम में सोचती अब क्या होगा, क्या करूँगी मैं, जब सब कुछ ऐसे ऊपर से जा रहा है, क्योंकि एक सिविल की लड़की, नॉन टेक्निकल, क्योंकि इसमें सारी चीजें नॉन टेक्निकल है, इसमें पूरा सब कुछ सिस्टम सही होना है। By the way, guys, no programming knowledge, straight to data structure. कॉलेज आई पहले दिन तो थोड़ा सा डर लगा था कि सीएस के बच्चे थोड़ा सा एडवांस, और ये भी मेरे दिमाग में ऐसा था कि जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो तो काफी टैलेंटेड स्टूडेंट, तो मतलब सीएस वाले तो बात ही होगी क्योंकि सिस्टम पे तो बैठा ही होता होगा। फिर मैं यहाँ पे आई तो एक लड़की ने मुझसे, मैंने पूछा सीएस का क्लास कौन सा है, तो मुझे बताई तो इस क्लास में 2 लड़कियां बैठी थी, वो भी सिस्टम के साथ। फिर मैं उनसे बात की तो पूछी सब्जेक्ट्स वगैरह, तो वो लोग बताए, मतलब ये था कि वो लोग मेरे बारे में पूछे तो मैंने बताया कि हाँ लेटरल एंट्री है मेरा। सो उस टाइम ये चलता था कि लेटरल है, तो फिर हाँ थोड़ा सा था, लेकिन बाद में वो लोग मेरे से घुल मिल गए, क्योंकि मैं वैसा कुछ रखती नहीं थी, मैं सबसे बोल देती थी, अगर मुझे बोलना था है चाहे लड़का हो या लड़की हो मैं बोल देती। वो स्टार्टिंग में बोलता है स्टार्टिंग में हाँ, तो उस टाइम वो लोग सब्जेक्ट्स वगैरह अपने दिखाए तो सब कुछ वही इंग्लिश, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स सब पढ़ाए थे, Static. तो वो सब भी सब ऊपर से ही जा रहा था। So, how was your interaction with your classmates in the day? मेरा वैसे फर्स्ट डे छोड़ो, मेरा पूरा साल थोड़ा सा सहमा सहमा बीता था, लेकिन मैं So, अगर हम ऐसे जान सकते तो आप introvert personality हैं basically. पहले से मैं इंट्रोवर्ट And पर्सनालिटी ma'am is quite extrovert. हाँ। मैं जब पहले आया था मेरा टीचर से इंटरेक्शन में बहुत डर लगता था कि टीचर क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा सा सहम जाता था कि क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट था मैं, किसी से उतना इंटरेक्शन था नहीं। तो मैं क्या करता था, जो पहला सीट, मैं क्या पूरा क्लास 3 क्लास मर्ज होकर एक में चलती थी, करीब करीब 150 बच्चे थे, पहली सीट पे कोई नहीं बैठता था, पहला सीट पूरा क्लास छोड़ के पहला सीट छोड़ के दूसरे सीट पे हम बैठते थे, और उसमें भी क्या था, हम 5-6 दोस्त बैठते थे एक साथ, मैं सबसे कोने में बैठता था कि कहीं टीचर पकड़ ना ले क्योंकि वहाँ पे हमारे एक मैथ के टीचर थे,
जो ऐसे हैवी चेक करते रहते थे कौन क्या पढ़ रहा है क्या लिख रहा है। हाँ, अच्छे टीचर है, काफी टीचर के अच्छे हैं, लेकिन ये था कि मैं डॉस करता था टीचर को। मैं सबसे कोने में बैठता था कि कहीं गलती से भी ना पूछ ले, और पूछे भी तो पहले डॉस करते थे। प्रोफेशनल विद हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्ट्रिक्ट भी वो काफी है, तो मतलब हाँ उनके काफी साथ अच्छे टीचर। हाँ मिस कोई नहीं कर सकता। Who was your favorite teacher? One by one. So first you. ऐसा तो फर्स्ट ईयर में मतलब कोई था नहीं, खान आगे सर थे जिनका बिहेवियर काफी अच्छा लगता था। उनसे मतलब किसी को कोई वो नहीं था कि कोई मन नहीं था। पर्सनल और बाकी फर्स्ट ईयर में तो ऐसा मतलब कोई फेवरेट नहीं था, क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा किसी से हो ही नहीं थी। उस टाइम पे हम लोग को ऑनलाइन क्लास चला था, और लेट एडमिशन होने की वजह से वो हम लोग को एग्जाम का टाइम फ्रेम नहीं मिला था, काफ़ी जल्दी ही खत्म हो गया था हम लोग का पहले टाइम, तो उतना किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। Lessons हुआ था? हाँ, फ्रेशर्स हुआ था, सीनियर दिए Of थे। course. Wow. और ये था कि जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा था, तो वहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर के पहले डे से एक रिजॉल्व लिया था अपने अंदर कि नहीं, अब मैं अपनी पर्सनालिटी पूरा चेंज करने वाला हूँ। मैं फिर उसके बाद सबसे पहले सीट पे अकेला बैठता था, कोई साथ में बैठे ना बैठे। मैंने मन बना लिया था कि कोई भले ना बैठे, मैं अकेला बैठूंगा, पहले सीट पे बैठता था। और ये भी सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खड़ा करके सामने डांट देंगे, बोल देंगे। तो ये था कि मैं सामने ही बैठता था अकेले, ताकि टीचर आए तो सबसे पहले मेरे पास ही आए। फिर मैं टीचर्स को फेस करना शुरू किया, और उस टाइम पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन हो रहा था मेरी क्लास में। तो सभी बच्चे मिलके फिर मुझे खड़ा किया हॉस्टल से कि नहीं तुम बनोगे। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं बनूंगा, क्योंकि एज ए इंट्रोवर्ट मैं नहीं चाहता था किसी से डील करूं। तो पहले मैं रेडी हुआ कि नहीं, मैं सेकंड सीआर बनूंगा, फर्स्ट नहीं बनूंगा, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये लोग पीछे से प्लानिंग किए, नहीं सेकंड नहीं बनना है, फर्स्ट ही बनाएंगे। तो क्लास में इलेक्शन हुआ, और वहाँ पे सीआर इन लोगों ने बना दिया। फिर वहाँ से मेरा धीरे धीरे इंटरेक्शन टीचर से शुरू हुआ, बाकी बच्चों से शुरू हुआ। फिर मेरी पर्सनालिटी पहले से काफ़ी चेंज हो गई है। अब मैं काफ़ी लोगों से बात कर लेता हूँ बिना किसी उसके हेजिटेशन के, टीचर से इंटरेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई सेकेंड ईयर के बाद से। सेकेंड ईयर पहले दिन ही रिजॉल्व लिया था मैंने, चाहे जो हो फेस कर लेना है। एंड कोई भी मैम, जैसे आप सेकेंड ईयर में आए थे, तो आपका मतलब ओवरऑल कह सके कि ये टीचर मतलब Favorite teacher. फर्स्ट टाइम तो शोभित सर से ही मिली, तो वो मुझे सही लगे, क्योंकि उस टाइम वो मुझे बताए थे कि तुम्हारी एक क्लास में, मतलब मैं एक क्लास तुम्हारी में। हाँ पहले तो वो थे शुरू में, मतलब उन्हीं थे जो भी चीज़ें फंसती थी तो उन्हीं के पास जाती थी। और अगर लेडीज में देखें तो वंदिता मैम, मतलब मैं तो एकदम सामने बैठती थी फर्स्ट सीट पे, क्योंकि मैं भी जब आई थी तो गर्ल्स वाले रूम में पहली सीट खाली रहती थी पूरी की पूरी, सेकंड सीट से सब बैठते थे। तो मैंने क्वेश्चन भी किया कि क्यों ये पहली सीट क्यों खाली है, किसी के लिए रिजर्व तो नहीं है, मतलब कोई लड़की ऐसे लेट में आए तो बोला नहीं वो खाली है, उस पर कोई नहीं बैठता है पहले सीट पर। पूछी क्यों, तो टीचर वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं पहले सीट पे ही बैठना शुरू की, एकदम ऐसा लगता था सीट ही मेरी है, क्योंकि पूरी बड़ी सीट होती थी और मुझे अच्छा भी लगता था अपनी चीज़ें फैला के आराम से बैठना, क्योंकि अगर टीचर कुछ पूछेगा भी तो पहले सीट पे है, सब टीचर देख रहा है और मैं, हम ही दोनों खुद को देख रहे हैं, खत्म, पीछे कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में क्या मतलब। हाँ तो फिर थर्ड ईयर में आशीष सर है, तो पहले मुझे बहुत डर लगता था, मतलब थोड़े से बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं, डांटेंगे या कुछ भी। फिर धीरे धीरे उनसे बातें करना स्टार्ट किया। बात की तो फेवरेट लिस्ट में एक वो है और सर हैं किंचित सर, जो उनके साथ बैठते जाते हैं। फिर मैम में वंदिता मैम है, और श्वेता मैम भी है जो हमें वो पढ़ाती थी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ वो पढ़ाती थी, वो है। और फिर शोभित सर भी हैं। ऐसे करके सारे टीचर्स मतलब ज़्यादा क्लोज मैं इन्हीं लोगों से, हाँ बाकी फेवरेट तो सभी हैं। हाँ बेसिकली ये लोग आपको हर सेमेस्टर मिल भी जाते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट,
तो वो एक कनेक्शन बना रहता है थ्रू आउट द टाइम। अब अभी तक भी है उन लोगों से कनेक्शन। हाँ हाँ। वैसे तो अपने सीएस के सभी टीचर काफी अच्छे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। सब सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, नेचर भी अच्छा है। लेकिन हम लोगों का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा था आशीष सर से और दीक्षित सर से था, और दीक्षित सर से। हाँ तो फिर कैबिन में जाता हूँ। उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन था। और गेट के लिए मोटिवेट करने वाले भी आशीष सर ही हैं। तो 1 घंटे तक बैठा करके समझाया था, तो वहीं से पूरा काया पलट हो गया, लाइफ चेंज हुई। और अब एमटेक करने जा रहा है उसके बाद से। So now we have discussed a few things about college life as well, their college life, and as we have as I have told you earlier that we have very limited period of time, so now we have to wrap it up. Huge congratulations to both of you. Really set up a benchmark. बहुत ही difficult होगा हमको उसको tackle करना, but huge congratulations and I hope आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई है और बहुत ही आगे जाए और बहुत ही beautiful हो। And वो उस चीज की तो गारंटी नहीं हमें है कि अब वो ब्यूटीफुल ही होगी। It will end up being bigger and bigger and may shine little more bright for you, for both of you. Huge congratulations. Thank you so much. तो मैंने अपनी बीटेक लाइफ से जो चीज़ें सीखी हैं उनके बेस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के कहने पे मत आइए कि ये कठिन है, चाहे गेट हो या प्लेसमेंट हो, जो भी करना है उसके लिए पहले एक प्रॉपर माइंडसेट बनाइए। क्योंकि बचपन में हमें कोई कहने वाला नहीं था कि ABCD या फिर जो भी चीज़ें हैं मत सीखो, हम उन चीज़ों को सीखते हुए यहाँ तक आए हैं। तो अगर हम उस टाइम पे वो सीख सकते हैं, अल्फ़ाबेट और टेबल सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, तो आज के टाइम पे इतनी नॉलेज होने के बाद और बीटेक में ये 4 साल हम पढ़ने के बाद इन सब्जेक्ट को और अच्छे लेवल पे मास्टर करके गेट का पेपर क्यों नहीं दे सकते। हम हर चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बस चाहिए तो खुद को बदलना है हमें। बाहर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारे हमारे अंदर है। अगर हम खुद का माइंडसेट बदल दें, एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल के लिए काम करते रहें, तो काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और ये तो थी हमारे पर्सनल खुद की बात कि हम क्या कर सकते हैं। और रही सर्कल की बात, अगर आप अपने लाइक माइंडेड और जो फ्रेंड है, अगर उनका टारगेट सेम हो, भले सेम ना हो तो फिर भी उनका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो हेल्प करिए एक दूसरे को ग्रो करने के लिए। लाइक माइंडेड पीपल हो, पॉजिटिव माइंडेड हो, जो आपको इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए और अच्छी चीज़ें अचीव करने के लिए इनकरेज करते हो, तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ एक सर्कल बनाइए और आप कहीं भी हो, मैटर नहीं करता 2nd ईयर 3rd ईयर कॉलेज में हो, जो आप चाहते हैं काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं। तो खुद पे बिलीव करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यंग गर्ल्स को? मेरा तो मतलब मेरे साइड से तो यही है कि गर्ल्स को अपने दिमाग में यही लेके चलना चाहिए कि मेरे पापा बोले मेरे से कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। ऐसा कुछ काम करना चाहिए। Basically, we have to dodge that conservative mindset जो लड़कियों के लिए सोसाइटी में बना। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां होती हैं थोड़ी सी उस टाइप की होती हैं, जिनसे जो अच्छी लड़कियां भी हैं वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मतलब मेरा तो कहना यही है कि वो अपने दिमाग में यही लेके चले। और सच में फैमिली के अलावा और हमारे जो टीचर्स हैं, कोई अपना नहीं होता। फ्रेंड्स इनके अलावा कोई अपना नहीं होता। तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि हाँ, हम अपने पापा के कंधे का बोझ जो है अपने कंधे पे ले लें, ताकि पापा कहीं बाहर भी जाएं तो ये सोचे, वो प्राउड फील करें, कहीं पे भी अपनी लड़की के बारे में बताएं। तो मेरा तो ये है कि अगर, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही चीजें हैं अभी भी हैं कि मेरे पापा बोले कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो। So this was the first episode of Paramas. I hope you guys have enjoyed it. In this series, we will be witnessing lot of alumni of IIT, especially CSE. Alumni who have achieved great success, a great placement. So lot of good things are coming to you. That's all for today. Let's continue in the next episode. Tab tak ke liye stay tuned and keep happy, keep smiling, keep exploring.